नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नोएडा एयरपोर्ट उत्तर भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य बना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज संविधान दिवस समारोहों का शुभारंभ करेंगे। केंद्र ने राज्यों को दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना में पाए गए कोविड के नए वेरिएंट के प्रति सतर्क किया। इन देशों से आने वाले सभी यात्रियों की कड़ी जांच करने को कहा। कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश ने 1 अरब 20 करोड़ टीके लगाने का आंकड़ा पार किया। हरियाणा के सभी स्कूल 1 दिसंबर से पूरी क्षमता के साथ फिर से खुलेंगे। रेलवे ने कोरोना महामारी के समय में प्लेटफॉर्म टिकट की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लिया। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा, भारत की आर्थिक वृद्धि दर मजबूत होगी। वित्त वर्ष 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 9.3% रहने का अनुमान। भारत ने भुवनेश्वर में FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में कनाडा को 13-1 से हराया और पीवी सिंधु ने बाली में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और टीका लगवा चुके सभी लोगों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। लेकिन हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड के खिलाफ संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सबसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आधुनिक बुनियादी ढांचे का मार्ग प्रशस्त कर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखते हुए श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के नए भारत में सबसे आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर सड़कें, रेल नेटवर्क, हवाई अड्डे केवल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं ही नहीं, बल्कि ये लोगों के जीवन में बदलाव कर समूचे क्षेत्र का कायाकल्प करती हैं। उन्होंने कहा कि ये हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य को बदल देगा। श्री मोदी ने कहा कि इस हवाई अड्डे के निर्माण से न केवल रोजगार के भरपूर अवसर पैदा होंगे, बल्कि क्षेत्र से निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। ये एयरपोर्ट विमानों के रखरखाव, रिपेयर और ऑपरेशन का भी देश का सबसे बड़ा सेंटर होगा। यहाँ 40 एकड़ में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO सुविधा बनेगी, जो देश विदेश के विमानों को सर्विस देगी और सैकड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री ने नोएडा हवाई अड्डे को उत्तर भारत का लॉजिस्टिक्स गेटवे बताते हुए कहा कि ये समूचे क्षेत्र को राष्ट्रीय गति शक्ति मास्टर प्लान का शक्तिशाली प्रतिबिंब बनाएगा। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के विकास की उपेक्षा के लिए पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा राज्य के लोगों को झूठे सपने दिखाए। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस हवाई अड्डे के चालू होने के बाद 60,000 करोड़ रुपए तक का निवेश आकर्षित हो सकेगा। प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा
तो उत्तर प्रदेश के जेवर में बनेगा। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और समूचे यमुना एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द क्षेत्र में प्रगति और विकास आएगी। 1 लाख रोजगार के अवसर सृजन हो पाएंगे और उसी के साथ साथ 60,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये हवाई अड्डा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगा और इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पिछले 4.5 वर्ष के अंदर केवल गौतम बुद्ध नगर के अंदर ही जो कार्य हुए हैं, मेट्रो लाइन के विस्तारीकरण का 1125 करोड़ रुपए की लागत से कार्य संपन्न हुआ है। आने वाले समय में जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिनमें फिल्म सिटी के निर्माण, एप्रिल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, वे तमाम योजनाएं यहां के लिए लागू होने जा रही हैं, जो यहां पर लाखों लोगों के लिए रोजगार की नई संभावनाओं को आगे बढ़ेगा। संविधान सभा से भारतीय संविधान की स्वीकृति के उपलक्ष्य में आज समूचे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को औपचारिक रूप से मान्यता दी थी। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से देश का संविधान लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्री, सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। आम जनता से अनुरोध किया गया है कि वो कोविड नियमों का पालन करते हुए अपने अपने स्थानों से राष्ट्रपति कोविंद द्वारा संविधान दिवस की प्रस्तावना पढ़े जाने में शामिल हों। पिछले वर्ष संविधान दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश सदैव संविधान निर्माताओं के योगदान को याद रखेगा। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब आम्बेडकर से लेकर के संविधान सभा के उन सभी व्यक्तित्वों, उनको सबको नमन करने का भी दिन है, जिनके अथक प्रयासों से हम सब देशवासियों को संविधान मिला है। आज का दिन पूज्य बापू की प्रेरणा को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिबद्धता को प्रणाम करने का दिन। ऐसे ही अनेक दूरदर्शी प्रतिनिधियों ने स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण का मार्ग तय किया। संविधान दिवस पर प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। संविधान दिवस पहली बार वर्ष 2015 में मनाया गया था, जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि के रूप में यह दिवस मनाने का निर्णय किया था। संविधान का ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार करने का विशाल कार्य पूरा करने में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन का समय लगा। इसके सदस्यों में अनेक ऐसे व्यक्ति शामिल थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। संविधान ने भारत को प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया और इसके नागरिकों के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता तथा भाईचारे को बढ़ावा देने की वचनबद्धता व्यक्त की। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में विधि मंत्री किरण रिजिजू ने कल नई दिल्ली में भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया। फिल्म प्रभाग भी संविधान दिवस मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में फिल्म प्रभाग संविधान में प्रतिष्ठित मूल्यों और सिद्धांतों पर प्रकाश डालने वाली विशेष फिल्में प्रदर्शित करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में सभी नागरिकों को संविधान दिवस की बधाई दी है। श्री सुशील चंद्र ने अगले वर्ष 1 जनवरी तक 18 वर्ष के होने वाले सभी नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का अनुरोध किया है। संविधान 18 वर्ष की आयु पार कर चुके प्रत्येक भारतीय नागरिक को मत देने का अधिकार देता है। आप अपने इस अधिकार की महत्ता को समझें और पूर्णतः उपयोग करें। आयोग स्पेशल समरी रिवीजन और फोटो इलेक्टोरल रोल के माध्यम से लगातार मतदाता पंजीकरण पर जोर दे रहा है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि यदि आप 1 जनवरी 2022 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं तो खुद को मतदाता सूची में जरूर पंजीकृत कराएं और 100% मतदान के हमारे लक्ष्य को पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नोएडा एयरपोर्ट उत्तर भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा।
उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य बना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज संविधान दिवस समारोह का शुभारंभ करेंगे। केंद्र ने राज्यों को दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना में पाए गए कोविड के नए वेरिएंट के प्रति सतर्क किया। इन देशों से आने वाले सभी यात्रियों की कड़ी जांच करने को कहा। कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश ने 1 अरब 20 करोड़ टीके लगाने का आंकड़ा पार किया। हरियाणा के सभी स्कूल 1 दिसंबर से पूरी क्षमता के साथ फिर से खुलेंगे। रेलवे ने कोरोना महामारी के समय में प्लेटफॉर्म टिकट की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लिया। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा, भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत होगी। वित्त वर्ष 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.3% रहने का अनुमान। भारत ने भुवनेश्वर में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में कनाडा को 13-1 से पराजित किया और पीवी सिंधु ने बाली में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दक्षिण अफ्रीका और 2 अन्य देशों में मिले कोविड के नए स्वरूप के प्रति सतर्क किया है। बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और हांगकांग में कोविड के नए स्वरूप का पता चला है। विशेषज्ञों के अनुसार ये कोरोना वायरस का प्रतिवर्तित रूप है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में इन देशों से आने वाले सभी यात्रियों की कड़ी जांच सुनिश्चित करने को कहा है। कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में 1 अरब 20 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। अभी तक कुल मिलाकर 1 अरब 20 करोड़ 17 लाख टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 74,59,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। हरियाणा में 1 दिसंबर से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल पूरी क्षमता के साथ खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में कल कैबिनेट ने ये निर्णय लिया। शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि स्कूलों में पहले की ही तरह कोविड मानकों का पालन किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट फिर से 10 रुपये में मिलेंगे। भारतीय रेलवे ने कोविड महामारी के दौरान लोगों की संख्या कम करने के लिए मार्च 2020 में इसे बढ़ा दिया था। रेलवे ने कल घोषणा की कि प्लेटफॉर्म टिकट अब महामारी से पहले की दरों पर मिलेंगी। भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम ने राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस और गतिमान एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में खानपान सेवा फिर बहाल करने का भी निर्णय लिया है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की आर्थिक वृद्धि में तेज बढ़ोतरी का अनुमान व्यक्त किया है। मूडीज निवेशक सेवा ने अपनी ताजा रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2022 में देश की सकल घरेलू उत्पाद दर 9.3% और 2023 में 7.9% रहने का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड टीकाकरण में प्रगति से आर्थिक गतिविधियों में मजबूती आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात की 83वीं कड़ी के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने विचार और सुझाव देने को कहा है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वे इस महीने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से संभावित विषयों पर सुझाव चाहते हैं। उन्होंने MyGov और नमो ऐप पर सुझाव भेजने या अपने संदेश रिकॉर्ड कराने का आग्रह किया। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कॉल करके हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। 3 देशों रूस, भारत और चीन RIC के विदेश मंत्रियों की 18वीं बैठक आज विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर की अध्यक्षता में डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंस के रूप में होगी। बैठक में तीनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार विमर्श किए जाने की आशा है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता भारत की पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत को हार का सामना करना पड़ा। बी साई प्रणीत ने फ्रांस के क्रिस्टोफ पोपोव को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पुरुषों के डबल्स में भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी की जोड़ी ने तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। ओडिशा के भुवनेश्वर में जूनियर हॉकी विश्व कप में कल भारत ने पहली जीत दर्ज की।
कलिंगा स्टेडियम में भारतीय टीम ने पूल बी के अपने दूसरे मैच में कनाडा को एक तरफा मुकाबले में 13-1 से पराजित किया। पूल बी में फ्रांस 2 जीत के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। भारत दूसरे स्थान पर है। उसे अपने पहले मैच में फ्रांस से 4-5 से हार का सामना करना पड़ा था। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। We, the people of India. आज संविधान दिवस है जो हमारे देश में हर साल 26 नवंबर को 1949 में इसी तारीख को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के मनाने के लिए भारत सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है, जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है। भारत का संविधान 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को अपनी पहली बैठक की और सभा के सबसे पुराने सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष चुना गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सदस्यों से समर्पण की शपथ लेने का आह्वान किया। At this solemn moment, when the people of India, through suffering and sacrifice, have secured freedom, I, a member of the Constituent Assembly of India, do dedicate myself in all humility to the service of India and her people, to the end that this ancient land gain her rightful place in the world and make her full and willing contribution to the promotion of world peace and the welfare of mankind. संविधान सभा ने 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना। एक नवजात राष्ट्र में संविधान सभा की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, मैं ये भी मानता हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरा अख्तियार, मुकम्मल अख्तियार इस बात का है कि वो अपनी कार्रवाई जिस तरह से चाहे करे, इसके अंदर वो जो कुछ करना चाहे करे और इसमें किसी भी बाहर की ताकत को अख्तियार नहीं है कि इसकी कार्रवाइयों में वो कुछ भी हस्तक्षेप या दस्तंदाजी कर सके। संविधान सभा के सदस्यों ने हमारे महान राष्ट्र की विभिन्न विचारधाराओं और विविध संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व किया। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 13 समितियों का गठन किया गया। डॉक्टर BR आम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति को संविधान का प्रारूप तैयार करने का कठिन कार्य सौंपा गया। उन्होंने कहा था,
Let us leave aside slogan. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. विविध मतों के बावजूद संविधान सभा ने भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में गठित करने का संकल्प लिया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों पर धाराएं नागरिकों के उचित व्यवहार और आचरण की नींव रखती हैं। निर्देशक सिद्धांत ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकार लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी और इसके लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगी जिसमें सबके लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा। भारत के लोग संविधान के परम संरक्षक हैं। उनमें ही संप्रभुता निहित है और उन्हीं के नाम पर संविधान को अंगीकार किया गया। संविधान नागरिकों को सशक्त बनाता है, लेकिन नागरिक भी संविधान का पालन करके, उसकी रक्षा करके और अपने शब्दों तथा कार्यों से इसे और अधिक सार्थक बनाने के लिए सशक्त बनाते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण ही खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। और अब मौसम पर एक नजर। दिल्ली में सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में मौसम साफ रहेगा। लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 0 से नीचे 7 डिग्री से लेकर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हैदराबाद, बेंगलुरु, विशाखापत्तनम, तिरुवनंतपुरम और पुदुचेरी में बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है। तापमान 19 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोहिमा और ईटानगर में आसमान साफ रहेगा। गंगटोक में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गुवाहाटी, आइजॉल, शिलंग और अगरतला में सुबह कोहरा रहा। दिन के समय आसमान साफ रहेगा। तापमान 7 डिग्री और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया है मौसम विभाग ने। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? चंद्रिका, उत्तर प्रदेश में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शिलान्यास की खबरें अखबारों की सुर्खियां बनी हैं। राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, बड़ा लॉजिस्टिक हब बनेगा जेवर।
अमर उजाला ने बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होने, निर्यात केंद्र बनने और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान को दिया है 2024 से उड़ानें शुरू होने की उम्मीद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वक्तव्य को दैनिक जागरण ने प्रमुखता दी है। लिखा है, उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनेगा जेवर। अखबार साथ ही में नोएडा एयरपोर्ट का लोगो भी दिया है। हिंदुस्तान की खबर है, कोरोना के डेल्टा से खतरनाक स्वरूप मिला। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग में अत्यधिक संक्रामक स्वरूप मिलने से केंद्र सरकार ने राज्यों को परामर्श जारी किया। जनसत्ता की सुर्खी है, केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को भरोसा दिया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आय सीमा पर विचार करेंगे। दैनिक ट्रिब्यून ने बॉक्स में लिखा है, भारतीय नौसेना में आईएनएस वेला पनडुब्बी शामिल की गई। ये लंबी दूरी के टॉर्पीडो के साथ साथ पोतरोधी मिसाइल, हथियार और अत्याधुनिक सेंसर से लैस है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, नौसेना प्रमुख ने पनडुब्बी को सेवा में शामिल किया। दैनिक भास्कर ने संसद के 29 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के पहले दिन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को सदन में उपस्थित रहने का व्हिप जारी किया। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, संसद के शीतकालीन सत्र को देखते हुए दिल्ली परिवहन निगम की बसों के मार्ग में बदलाव किया गया है। रफी मार्ग, संसद मार्ग, रेड क्रॉस रोड, इम्तियाज खान मार्ग से बसों की आवाजाही लगभग 3 हफ्ते के लिए बंद। हरिभूमि की खबर है, दिल्ली में पिंक लाइन मेट्रो बिना चालक के चलने वाली सबसे लंबी मेट्रो बनी। ड्राइवर के बिना नेटवर्क की सीमा बढ़ाकर 95 किलोमीटर हुई। अखबारों ने लिखा है, दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण निर्माण गतिविधियों पर फिर लगी रोक। राजस्थान पत्रिका ने अजब गजब शीर्षक से दक्षिण कोरिया में समुद्र पर बसाए जा रहे दुनिया के पहले शहर की परियोजना को संयुक्त राष्ट्र से स्वीकृति मिलने पर लिखा है, समुद्र की लहरों पर बसेगा शहर, नहीं होगा सुनामी का खतरा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नोएडा एयरपोर्ट उत्तर भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य बना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज संविधान दिवस समारोहों का शुभारंभ करेंगे। केंद्र ने राज्यों को दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना में पाए गए कोविड के नए वेरिएंट के प्रति सतर्क किया। इन देशों से आने वाले सभी यात्रियों की कड़ी जांच करने को कहा। कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश ने 1 अरब 20 करोड़ टीके लगाने का आंकड़ा पार किया। हरियाणा के सभी स्कूल 1 दिसंबर से पूरी क्षमता के साथ फिर से खुलेंगे। रेलवे ने कोरोना महामारी के समय में प्लेटफॉर्म टिकट की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लिया। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा, भारत की आर्थिक वृद्धि दर मजबूत होगी। वित्त वर्ष 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.3% रहने का अनुमान। भारत ने भुवनेश्वर में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में कनाडा को 13-1 से हराया और पीवी सिंधु ने बाली में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।